गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन। हम जानेंगे कि प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में क्या डिफरेंस होता है, वर्षण में और वर्षा में क्या अंतर है। वर्षण से पहले, प्रेसिपिटेशन से पहले हम जानेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। जो आज की क्लास का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, इसको आपने बखूबी महसूस किया है, आपने बारिश को खूब एंजॉय किया है। इसके अलावा आप ये वर्ड भी बहुत बार काम में लेते हो, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ रखी है, आर्द्रता बहुत हो चुकी है, यानी वायु में आपको नमी महसूस होती है, तो आप क्या कहते हैं, बहुत ही ह्यूमिडिटी महसूस हो रही है। तो आपने फील तो इन सभी को किया है, आज इनके बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए, जिस प्रेसिपिटेशन को हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले हमारे लिए ह्यूमिडिटी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमिडिटी में भी हमारे लिए इसके प्रकारों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही जिम्मेदार है प्रेसिपिटेशन के लिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाती है तो वर्षा हो जाती है। वर्षा ही नहीं, हम ये कहेंगे जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है तभी प्रेसिपिटेशन होता है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन तीनों फॉर्म में हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो जानेंगे प्रेसिपिटेशन के टाइप, कब जो टेम्परेचर है जिसका क्या प्रभाव पड़ता है, कि कभी आप ओस देखते हैं, कभी आप कुहासा देखते हैं, कभी आप मिस्ट देखते हैं, कभी आप देखते हैं कि स्मोग हो गया है ना। नगरों में आप कहते हैं स्मोग, फोग और स्मोक मिलकर के किस तरह से स्मोक का निर्माण करते हैं। वर्षा किसे कहते हैं, रेनफॉल, जो कि लिक्विड फॉर्म है। प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म कहलाता है, वर्षा होना, रेनफॉल होना। इसके अलावा सॉलिड तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले जानेंगे आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता किसे कहते हैं, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता। जब आपको अपने आसपास की हवा में नमी महसूस होती है तो हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ रखी है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। बहुत आसान सा शब्द है। जलवाष्प किसको कहते हैं, वाटर वेपर। ये तो आपने खूब प्रैक्टिकली, अगर कभी चाय भी बनाई होगी या आप कभी किचन में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आपने किसी भगोने में पानी डाल रखा है और गैस फुल पे है तो वो वाटर वेपर, तो आपको इवेपोरेशन की घटना तो आप हर दिन देखते होंगे अगर चाय को बहुत ज़्यादा शौकीन है तो। देखिए, जलवाष्प क्या है कि भी इंसोलेशन होता है सूर्य तप के कारण, वाटर बॉडी पे से, वाटर बॉडी जो है वो हीट के कारण वहाँ से वाटर में क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, और ये जलवाष्प, वाटर वेपर क्या होती है, वायुमंडल में जाती है। और जलवाष्प जो है, वाटर वेपर, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, GHG, ग्रीन हाउस गैसेज में हम जलवाष्प को भी काउंट करते हैं, क्योंकि जलवाष्प जो है वो वायुमंडल के तापमान को रेगुलेट भी करती है। तो जलवाष्प, ये अलग से हम ग्रीन हाउस गैसेज को डिस्कस करेंगे, तब भी हम जलवाष्प को भी पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही। इसके अलावा यहाँ पे जलवाष्प कैसे बनती है, तो देखिए, वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेशन से भी बनती है, इवेपर ट्रांसपोरेशन से भी बनती है, कि भाई धरती से, मिट्टी से भी तो जलवाष्प के रूप में, यानी इंसोलेशन के कारण मिट्टी जब गर्म होती है तो वहाँ से भी तो वाटर वेपर के रूप में ऊपर उठती है, यानी जल जो है वो भाप बन करके ऊपर उठता है। और जलवाष्प में क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। ये लेटेंट हीट जो है वो जब गायब हो जाती है तो उसे हम कहते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तो जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु पर आर्द्रता का बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है, जो कि आपने महसूस भी किया है कि किस मौसम में आपको ह्यूमिडिटी फील होती है। तो मौसम का विशेष प्रभाव पड़ता है इस पे, और जलवायु का भी। वायुमंडल में जलवाष्प का अनुपात विषुवत रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। जलवाष्प का अनुपात, वाटर वेपर की हम बात कर रहे हैं। अब ये तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि वाटर वेपर यानी इवेपोरेशन की घटना ज़्यादा कहाँ घटित होगी, जहाँ पे वाष्पीकरण की, वाष्पोत्सर्जन की घटना, जहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा हो रहा है। और इंसोलेशन हम जानते हैं कि अगर हम बात करें जलवाष्प के वितरण की, कि हम इक्वेटर से चले और हम ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हमें जलवाष्प की मात्रा में कमी देखने को मिलती है या बढ़ोतरी। तो जैसे जैसे सूर्य तप कम होता जाता है, इंसोलेशन यानी सनलाइट कम होती जाती है, वैसे वैसे जलवाष्प क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी वाष्पोत्सर्जन की घटना कम होती जाती है। तो इक्वेटर पे ये जो जलवाष्प है यानी इवेपोरेशन की घटना सबसे ज़्यादा होती है। और इक्वेटर पे कारण क्या क्या हैं वो हम जानेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि इक्वेटर पे तो 4 o'clock पे रेनफॉल होता ही होता है, ऑफिस टाइम रेन जिसको कहते हैं।
तो वायुमंडल में जलवाष्प का अनुपात विषुवत रेखीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा में कमी आती जाती है, क्योंकि सूर्य तब कम मिल पाता है इसके नाते। इसीलिए यहाँ पे क्या है, जलवाष्प ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्रों में। ध्रुवीय प्रदेशों व रेगिस्तानी क्षेत्रों में न्यूनतम होता है। अब आप ये इस बात समझ ही सकते हैं कि पोलार रीजन में, और पोलार रीजन में तो कारण क्या है, हाई लैटिट्यूड, और वहाँ पे इंसोलेशन जो होता है वो कम होता है, सूर्य तब कम मिलता है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन कम होता है। और डेजर्ट रीजन में हम जानते हैं कि यहाँ पे, अब आप कहेंगे कि डेजर्ट रीजन में तापमान तो बहुत होता है, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं डेजर्ट है यानी वहाँ पे वाटर बॉडी आसपास नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे इवेपोट्रांसपोरेशन जिसको हम कह रहे हैं कि हम मिट्टी से भी हमारे यहाँ जलवाष्प यानी जो पानी है वो भाप के बन करके ऊपर उठता है। और वेजिटेशन यानी जहाँ पे फॉरेस्ट है, वेजिटेशन, यहाँ से भी क्या होता है, वनस्पतियों से भी तो वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वो घटना डेजर्ट में नहीं होगी, तो यहाँ से जलवाष्प क्या होती है, कम होती है। तो ध्रुवीय प्रदेशों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जलवाष्प क्या होती है, कम होती है, वाटर वेपर कम बनती है यहाँ पे, और ज़्यादा तो इक्वेटर पे। जल, ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों ही रूप आपस में मिलकर किसी स्थान के वायुमंडल की आर्द्रता का निर्धारण करते हैं। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण, हम बात करें 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स की, अक्षांशों की, यहाँ पे महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, और महासागरों पे 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में अक्षांशों के मध्य सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, दोनों ही हेमिस्फेयर के अंदर। निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर वायु जितने ग्राम जल को धारण कर सकती है उसे कहते हैं उस वायु की आर्द्रता की सामर्थ्य, उसकी ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी। ये बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ह्यूमिडिटी के टाइप्स को देखते हैं तो ये बात हमारे फिर से काम में आती है कि एक निश्चित तापमान पे जो टेम्परेचर है वो सर्टेन है, निश्चित है। एक निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर वायु जितने ग्राम जल को धारण करने की उसकी कैपेसिटी होती है उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य। वायु की आर्द्रता सामर्थ्य पर स्थल और जल का विस्तार, पवनों की गति, इनका प्रभाव पड़ता है कि कहाँ पे हमारी, हम सभी जानते हैं कि लैंड और वाटर बॉडीज़ जो हैं वो सभी जगह एक जैसे, एक तरह से नहीं है, तो इनका लैंड का और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी प्रभावित करता है, और पवनों की गति जो है उसका भी प्रभाव पड़ता है आर्द्रता सामर्थ्य के ऊपर। क्योंकि देखिए, एक पवनों की गति का भी और पवनों का भी, भाई जो ड्राई एयर है उसमें जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जो ठंडी हवा है, भारी हवा है, उसमें जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, कैपेसिटी कम होती है। सॉरी। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को 3 रूप में विभाजित किया जाता है। इसका अगर हम डिवीजन देखना चाहें कि जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, इसको हम 3 फॉर्म्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरी होती है विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और तीसरी होती है सापेक्षिक आर्द्रता। आज इसे फील कर ले जाएंगे और इसको रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको निकालनी आनी चाहिए कि सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते कैसे हैं। और इस फैक्ट को हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे कि तापमान कम या ज़्यादा होने पे सापेक्षिक आर्द्रता पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है और जो विशिष्ट आर्द्रता है, इसमें तापमान के रिलेशन में हम ह्यूमिडिटी को नहीं देखते हैं। हाँ, तापमान का और दाब का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव तो आता ही आता है आर्द्रता पे, तापमान का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन हम इसमें तापमान को एक कैटेगरी में या एक इसके अंदर आधार के रूप में नहीं देखते हैं। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी ये किसके रिलेशन में है, तो ये तापमान के रिलेशन में है। यहाँ पे टेम्परेचर को हम आधार बनाते हैं, एक निश्चित तापमान पे हम आर्द्रता की बात करते हैं। लेकिन अभी जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते किसको हैं, और इसके अलावा विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देखिए यहाँ पे हाइग्रोमीटर जो होता है, हाइग्रोमीटर ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इससे हम आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं। तो मेज़रमेंट के लिए हम हाइग्रोमीटर को काम में लेते हैं कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितने % है। वायु के सबसे पहले जानते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता। भाई वायु में नमी है, वायु में आपको समझ में आ रहा है कि जलवाष्प की मात्रा है,
इसको हमने कह दिया कि भाई ये ह्यूमिडिटी है, लेकिन अब ह्यूमिडिटी के टाइप्स हैं कि किस तरह की ह्यूमिडिटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के लिए हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे लिए जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ आर्द्रता हो जाने से बारिश नहीं होती है, सिर्फ ह्यूमिडिटी से बारिश नहीं होती, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाती है तब बारिश हो जाती है ना, तब प्रेसिपिटेशन हो जाता है, वर्षण होता है। तो वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। यानी इसमें आप सिंपल सा यूं समझ सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है और हमने कहा प्रति इकाई आयतन, हमने इसको एक मान लिया पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक यूनिट वॉल्यूम आयतन है, यानी ये हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम के कंटेक्स्ट में कि ये पर्टिकुलर एक आयतन है, वॉल्यूम है। इसके अंदर जितनी जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होगी उसको हम क्या कह देंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अगर हमें निकालना हो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हम निकाल सकते हैं कि जितनी जलवाष्प की मात्रा है यानी वेट, और इसके नीचे हमने कहा वॉल्यूम। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वेट और वॉल्यूम, कि यहाँ पे जलवाष्प की मात्रा और हमने देखा एक निश्चित आयतन, इसको हमने कहा निरपेक्ष आर्द्रता। ये है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक को देखेंगे, लेकिन इससे पहले ताप और दाब ध्यान रखना है, इनका परिवर्तन से निरपेक्ष आर्द्रता का मान जरूर बदल जाता है। अगर तापमान कम या ज़्यादा होता है तो उसका प्रभाव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे, निरपेक्ष आर्द्रता पे जरूर आता है, लेकिन हम यहाँ पे तापमान को आधार बना करके कभी भी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसको नहीं निकालते हैं, कभी भी नहीं। यहाँ पे हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसका मापा जाता है, उसको मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर कहलाता है। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने कहा जलवाष्प की कितनी मात्रा है, सिर्फ हमें इस बात से मतलब है, और हमें लेना है एक पर्टिकुलर आयतन, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, और उसमें हमें ये देखना है कि इसमें कितनी जलवाष्प की मात्रा है। बाकी हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, निरपेक्ष आर्द्रता, यानी किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, हमें ये पता करना है कि यहाँ पे कितनी आर्द्रता मौजूद है, कितनी जलवाष्प की मात्रा मौजूद है। तो जलवाष्प की मात्रा कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र में, इक्वेटर पे। तो भूमध्य रेखा पे निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो भूमध्य रेखा के पास सबसे ज़्यादा होती है, और क्योंकि इंसोलेशन कम प्राप्त होता है, कहाँ पे, ध्रुवों पे इंसोलेशन कम होता है, तो ध्रुवों पे, पोल्स पे अगर हम देखना चाहें कि भाई वहाँ पे जल कितना भाप बनकर ऊपर उठ रहा है, तो वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको इतनी हीट ही नहीं मिल पा रही है कि वहाँ पे जल जो है वो भाप बनकर ऊपर उठे। तो वहाँ पे क्या होगी, जलवाष्प की मात्रा यानी वाटर वेपर की मात्रा क्वांटिटी में कितनी होगी, कम होगी, बहुत ही कम होगी इक्वेटर के कंपेरिजन में। तो अब ये बात क्या रटनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हमें मतलब है कि कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है और कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, सिर्फ इस दो बात से हमें मतलब है। यहाँ पे ध्रुवों की तरफ जाने पे जलवाष्प की मात्रा क्योंकि कम होती जाती है, तो निरपेक्ष आर्द्रता भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समुद्री सतह पर निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होगी। भाई जहाँ पे समुद्री सतह है, अगर लैंड के कंपैरिजन में हम वाटर बॉडी को देखें तो डेफिनेटली वाटर बॉडी पे ज़्यादा मिलेगी, तथा समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती जाएगी। भाई वेपराइजेशन, इवेपोरेशन पे आपको एक कॉमन सेंस लगाना है, तो आप निरपेक्ष आर्द्रता का आंसर जो है वो दे ले जाएंगे। निरपेक्ष आर्द्रता पे आपका कॉमन सेंस पूरी तरह से लगेगा कि अगर हम वाटर बॉडी से दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे जो निरपेक्ष आर्द्रता है उसका मान कम होता जाएगा, वाटर बॉडी पे ज़्यादा होगा। अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे तो वहाँ पे जो निरपेक्ष आर्द्रता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, वो ज़्यादा होगी क्योंकि जलवाष्प ज़्यादा बन रही हैं, और अगर हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे कम होगी। ठीक इसी तरह गर्मियों के समय में ज़्यादा होगी या सर्दियों के समय में ज़्यादा होगी। अब निरपेक्ष आर्द्रता गर्मियों के समय में ज़्यादा मिलेगी या सर्दियों के समय में, ये खुद से सोचना, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देना, और हो सकता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को पढ़ते समय आपको आंसर भी मिल जाए। देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता स्थान व समय
स्थान और समय के परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। बिल्कुल, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि भाई आप किसी लैंड एरिया पे खड़े हैं, यानी स्थान किस जगह पे, किस लैटिट्यूड पे आप खड़े हैं, तो स्थान का यानी प्लेस का, आप किस जगह पे हैं, इस बात का तो पूरा पूरा इम्पैक्ट आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के अंदर। और समय का भी, कि दिन के समय की बात चल रही है या रात के समय की बात चल रही है, गर्मियों की बात चल रही है या सर्दियों की बात चल रही है, तो किस समय की, किस मौसम की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। तो इसका परिवर्तन जो है समय के साथ और स्थान के साथ ये परिवर्तित चेंज होती रहती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा पर वर्षा की संभावना निर्भर होती है। यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टार लगा लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी से प्रेसिपिटेशन होता है। निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा जो वर्षा की संभावना निर्भर होती है निरपेक्ष आर्द्रता पे। कहने का मतलब ये है भाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी है तो वाटर वेपर ही है, तो वहाँ पे भी जलवाष्प भी है, तो वहाँ पे भी आर्द्रता की ही हम बात कर रहे हैं। और निरपेक्ष आर्द्रता में भी हम ह्यूमिडिटी जलवाष्प की बात कर रहे हैं। तो जलवाष्प वाटर वेपर का तो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वाटर वेपर तो होनी ही चाहिए, लेकिन दोनों को निकालने का क्योंकि फॉर्मूला अलग अलग है, इनको देखने का तरीका अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। बाकी काम तो सेम ही है भाई, आर्द्रता का मेजरमेंट तो हमें करना ही है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे निरपेक्ष आर्द्रता बिल्कुल कम है लेकिन वहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता 100% ही हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अभी हम जानेंगे कि आखिर होता क्या है, यानी जलवाष्प की मात्रा तो निरपेक्ष आर्द्रता में भी रहती है, सापेक्ष आर्द्रता में भी मौजूद रहती है, क्योंकि है तो आर्द्रता ना। तो जैसे ही ह्यूमिडिटी वर्ड आ गया, इसका मतलब वाटर वेपर तो मौजूद है, वहाँ पे वाटर वेपर मौजूद है, इसीलिए तो ह्यूमिडिटी है। तो यहाँ पे निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा पर वर्षा की संभावना, इस वर्ड पे गौर करना, संभावना निर्भर करती है। अब है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में उपस्थित ग्राम इकाई में जलवाष्प की कुल मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। ये अभी तो हमने वॉल्यूम की बात की थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम टेम्परेचर की बात करते हैं, और यहाँ पे ना वॉल्यूम की ना टेम्परेचर की, यहाँ पे मेन है वेट अपॉन वेट। आप ये कह सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में वेट अपॉन वेट है। कैसे कि ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, भाई पर्टिकुलर क्षेत्र तो हमें लेना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे हमें अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी जाननी है तो एक पर्टिकुलर एरिया लिया, इसमें क्या है, इस आयतन में इसमें गैस भी है, इसके अंदर वाटर वेपर भी है, और इसके अंदर हम जानते हैं डस्ट पार्टिकल भी हैं, सभी चीजें मौजूद हैं। भाई वायु भी उपस्थित है, जलवाष्प भी उपस्थित है, डस्ट पार्टिकल धूल कण भी उपस्थित है। अगर हमने एक पर्टिकुलर एक आयतन हमने लिया है, एक वॉल्यूम हमने लिया है, उसमें मौजूद तो सब है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं कि इन तीनों का टोटल वेट कर लिया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 किलोग्राम। यानी हमें नहीं पता उसमें कितनी वाटर वेपर है, उसमें कितने डस्ट पार्टिकल हैं। हाँ, डेफिनेटली वाटर वेपर का अपना वेट है, डस्ट पार्टिकल का अपना वेट है, गैसेस का अपना वेट है, लेकिन हमने कहा हमने एक पर्टिकुलर 1 किलोग्राम वो ले ली है, जिसमें गैस भी है, जिसमें वाटर वेपर भी है, और जिसमें डस्ट पार्टिकल भी हैं, तीनों ही चीज़ें। 1 किलोग्राम हमने आर्द्र वायु ले ली। अब हमें ये जानना है कि इन तीनों के वेट में, यानी यहाँ पे कंप्लीट वेट लिखा, इस कंप्लीट वेट में हमें तो ये बता दो कि वाटर वेपर का वेट कितना है, जलवाष्प की मात्रा कितनी है। तो जलवाष्प की कुल मात्रा को, यानी ये कितने ग्राम यहाँ पे मौजूद है, मान लेते हैं कि हमने कहा टोटल वेट तो हो गया है 1000 ग्राम, और इसमें से मान लेते हैं 200 ग्राम क्या है, जलवाष्प की मात्रा है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, ये आपकी निकल कर आ जाएगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है उस क्षेत्र में, उस एरिया में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है। जबकि जब हमने बात की थी कि हमें ये देखना है भाई कि इस पर्टिकुलर एरिया में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, तो हमने कहा था भाई वाटर वेपर का कितना परसेंट है, मान लेते हैं 200 ग्राम, उसमें हमने वेट अपॉन वॉल्यूम किया था, 200 ग्राम अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हमारी क्या निकल कर आ जाती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकल कर आ जाती है। यदि वाष्प दाब में वृद्धि होती है तो विशिष्ट आर्द्रता में भी वृद्धि होती है। विशिष्ट आर्द्रता और वायु दाब में विपरीत संबंध होता है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं।
इन्वर्स होते हैं। विशिष्ट आर्द्रता के आधार पे वायुमंडल से संभावित वर्षा की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में कि निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसको निकालने का फॉर्मूला है वायु में उपस्थित, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वो मात्रा किसमें, ग्राम में, कितने ग्राम है। तो कितनी वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट है एयर के अंदर, उसको हमें ग्राम में देखना है। और नीचे आ जाता है वायु का आयतन, कितने वॉल्यूम में, वायु का आयतन, और ये किस में होगा, मीटर क्यूब में। ये फॉर्मूला है बेसिकली, जो कि बहुत सिंपल सी बात है, जो हम निकालते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, देखिए वहाँ पे संभावना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में वर्षा की संभावना, और यहाँ पे हम अनुमान लगाते हैं, संभावित वर्षा की मात्रा का अनुमान लगाते हैं। दोनों ही जगह स्टार लगा लेना, और स्पेसिफिक और एब्सोल्यूट दोनों में कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब हम बात करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ये किसके रिलेशन में है, तापमान के रिलेशन में। जैसे ही तापमान कम ज़्यादा होगा वैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बदल जाएगी। देखिए किसी निश्चित तापमान पर, सबसे पहली लाइन ही क्या है, निश्चित तापमान पे। एब्सोल्यूट में क्या था, एक निश्चित आयतन, वॉल्यूम की हमने बात की थी। यहाँ पे किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। अब देखिए जलवाष्प, वाटर वेपर तो तीनों ही ह्यूमिडिटी में मौजूद है ना, क्योंकि वो तो ह्यूमिडिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ही है वाटर वेपर। एवं जल ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ये बात वैसी ही है कि 100 नंबर का पेपर था, आप नंबर मान लेते हैं लेकर आए हैं 60 नंबर, स्कोप कितने का था, हम ये जानना चाहते हैं कि भी आप अपना बेस्ट कर ले जाते तो आप कितने मार्क्स ले आते। तो आप कहेंगे भी मैं 100 में से ज़्यादा नहीं तो 80 तो डेफिनेटली ले ही आता, अगर मैं इतना सा पोर्शन और कवर करके चला जाता। तो यही क्या कहलाती है कि आपके मार्क्स आए कितने हैं, 60 आए हैं। आ कितने सकते थे, 80 आ सकते थे, मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये क्या कहलाती है, यही कहलाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बहुत सिंपल है, आप अपने मार्क्स से इसे रिलेट कर सकते हैं, ये वही बात है। अब हमने कहा कि एक निश्चित तापमान पे, तापमान आपको बताना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, इस पे हमें जानना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम कैसे निकालें। 30 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर वर्तमान में कितनी आर्द्रता, कितनी जलवाष्प की मात्रा है। तो कह दिया कि अभी प्रेजेंट में मौजूद है 200 ग्राम, क्योंकि ये तो ग्राम में लिखेंगे हम, 200 ग्राम मौजूद है प्रेजेंट में। अच्छा, आ कितनी सकती है, इसी 30 डिग्री के तापमान पे कितनी वो वायु जो एयर जो है वो कितनी जलवाष्प और ग्रहण कर सकती है, यानी उसकी कैपेसिटी। इसीलिए हमने सबसे पहले देखा ना कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किसको कहते हैं, आर्द्र ग्रहण करने की, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता किसको कहते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अब वो यूज हो रहा है कि आर्द्रता है तो 200 ग्राम ही, लेकिन उस पर्टिकुलर हवा के अंदर कितनी आर्द्रता, कितनी जलवाष्प की मात्रा और आ सकती है, कितनी वाटर वेपर और आ सकती हैं। तो कहा कि भाई आ तो सकती थी 600 आ सकती थी, है प्रेजेंट में 200। निकाल दो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इतनी मल्टीप्लाई तो आपको आती ही है ना। ये निकल कर आ गई भाई 33.33% हमने कहा ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अब कहा कि अब आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इस तरह से कि तापमान में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। अब मान लेते हैं कि तापमान हो गया 30 डिग्री से 20 डिग्री, तापमान कितना हो गया 20 डिग्री। अब हमने कहा कि वायु में उपस्थित तो कितनी है 200 ग्राम ही है, भाई टेम्परेचर चेंज हुआ है ना। 200 ग्राम क्या है, वाटर वेपर, जलवाष्प की मात्रा कितनी है 200 ग्राम मौजूद है। पहले भी 200 ग्राम थी 30 डिग्री पे, अभी भी 200 ग्राम है, क्योंकि हम तो एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कहा कि तापमान का प्रभाव पड़ता है किस पे, कि उसकी कैपेसिटी पे प्रभाव पड़ता है, कि वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है तापमान का। अब क्योंकि तापमान कम हो गया
तो वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। ये बात भी नहीं रटनी है, क्योंकि आप ये बताइए कि जो ड्राई और हॉट वार्म जो एयर होती है, हॉट जो एयर होती है, गर्म हवा जो होती है, और वो कैसी है, ड्राई भी है, शुष्क भी है, उसमें जल ग्रहण करने की यानी वाटर वेपर को लेने की या जल ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, या बिल्कुल जो ठंडी हवा है उसमें ज़्यादा होगी। तो ये आप जानते ही हैं कि जो गर्म है उसमें ज़्यादा उसको पानी पीने की इच्छा है, तो गर्म है और उसके ऊपर से ड्राई है तो वो फटाफट पानी। अच्छा, ये सब भी छोड़ दो, एक सिंपल सी बात सोचो, गर्मियों में आपके कपड़े तुरंत सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं भाई? वो पानी कहाँ चला जाता है? तुरंत एयर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों एब्जॉर्ब कर लिया? ड्राई थी और इसके अलावा गर्म थी, हॉट थी, तो तुरंत एब्जॉर्ब हो गया। यानी गर्म हवा के अंदर ज़्यादा आर्द्रता ग्रहण करने की, ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें कि टेम्परेचर ही डाउन हो गया है, तापमान ही नीचे आ गया है, इसका मतलब अब तो वाटर वेपर को जो गेन करने की, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। यानी जलवाष्प की मात्रा जो ग्रहण कर सकती थी हवा, तापमान कम होने पे कम हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे, जहाँ पहले हम कह रहे थे कि इसकी कैपेसिटी तो 600 है, अब यहाँ पे ठीक वही बात है। मान लेते हैं कि आपने पूरा ही सिलेबस आप कवर करके गए थे, पूरा पढ़ के गए थे, और आप 100 में से 60 नंबर ही ला पाए, तो हम क्या कहेंगे कि भी थोड़ा और पढ़ लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि 70 ले आते, क्योंकि पढ़ के तो आप पूरा ही गए थे। मुद्दा है कि स्कोप आपने कितना छोड़ा था। पहले बहुत स्कोप छोड़ रखा था, यानी पहले तापमान क्या था, ज़्यादा था। टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ वैसे ही इसकी कैपेसिटी भी कम हो गई। यानी जब आप सारा सिलेबस कवर करके जाते हैं, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, आपने अपना 100% दे दिया और आपके 100 में से 60 नंबर आए। अब आपके पास स्कोप क्या है कि और ज़्यादा बढ़ाए, कहाँ से जा सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे भी, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि 70 नंबर आ जाते, लेकिन उससे ज़्यादा तो संभव ही नहीं था। जबकि पहले आप ही क्या कह रहे थे कि ये पोर्शन में छोड़ के चला गया, इस वजह से 80 नंबर आ सकते थे, जो कि 60 ही आए। तो आपने कर दी ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा, आपने अपने रिलेटिव मार्क्स को कम ज़्यादा कर दिया। ठीक वैसे ही यहाँ पे पड़ता है तापमान का प्रभाव, कि यहाँ पे टेम्परेचर जब 30 डिग्री था तो हमने निकाली कि 33.33% ह्यूमिडिटी है। क्यों? क्योंकि वायु में अभी जलवाष्प की मात्रा है 200 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री पे आ सकती है 600 ग्राम। अब हम कह रहे हैं तापमान नीचे गिर गया है, तापमान हो गया 20 डिग्री। अब यहाँ पे जो वाटर वेपर मौजूद है वो तो है 200 ग्राम, कैपेसिटी हो गई है इसकी केवल 400 ग्राम ही बच गई है। भाई केवल 400 ग्राम ही धारण कर सकती है, ये इतनी कैपेसिटी बची है इसकी। तो 200, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, अब ये निकल कर आ गई सीधे ही 50%। और वहां पे जब तापमान ज़्यादा था, अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि हमने एक कंक्लूजन क्या निकाला है। सिंपल सी बात करें कि 30 डिग्री पे हमने देखा कि हमारा परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 33.33% निकल कर आ रहा था, और जब तापमान हो गया 20 डिग्री तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल कर आ गई 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही तापमान कम होता है वैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान जो है वो बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर में और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इन्वर्स का रिलेशन है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, जस्ट अपोजिट है तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको घर पे भी ट्राई कर लेना, डिजिट अलग अलग ले लेना, क्योंकि हम तो एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। आप डिजिट 200 की जगह 300 ले सकते हो कि भी हमने देखा 200 ग्राम तो इसने धारण कर रखी है जलवाष्प की मात्रा, बोलना है साथ साथ में, इतनी वाटर वेपर तो ये लिए हुए है। कितनी ले सकता है? 600 ले सकता है, 600 ग्राम तक वाटर वेपर इसमें आ सकती हैं। मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, रिजल्ट निकल कर आ गया 33.33%। ये क्या निकल कर आ गई? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। न्यूज़पेपर में भी दी रहती है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही दी हुई रहती हैं। 50% कब निकल कर आई कि भाई तापमान हो गया 20 डिग्री, टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया, तो इसका मान जो 600 था पहले वो हो गया 400 ग्राम की कैपेसिटी बची इसकी, तो और ऊपर है 200 ग्राम। अब ये निकल कर आ गई है, और मल्टीप्लाइड बाई 100 करना ही है, तो ये निकल कर आ गई है 50%। बहुत सिंपल सी बात है।
आप खुद से इसे करेंगे तो कर ले जाएंगे, ठीक है। तो एक दो बार ऐसे एग्जाम्पल 200 की जगह 300 रख लिया, और धारण करने की क्षमता जो कैपेसिटी जो ह्यूमिडिटी की है वो कर लेना 1000, कभी 1200 कर लेना तापमान के साथ। लेकिन रिलेशन पूरा सही रखना कि जैसे ही आप टेम्परेचर कम करो तो कैपेसिटी आपकी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1000 मान लिया, तापमान को भी कम कर दिया और यहाँ पे कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया। ध्यान क्या रखना है, टेम्परेचर बढ़ने पे कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाएगी तापमान बढ़ने पे। तो सॉरी, उल्टा बोल दिया है, तापमान कम होने पे, क्योंकि अभी तो समझा गर्म हवा और ठंडी हवा का एग्जाम्पल। तो जब टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा, तो धारण करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इस बात को आपको मेन ध्यान में रखना है, बाकायदा इस बात को लिख लेना। और लिख लेना कि हमारे कपड़े गर्मियों में क्यों सूखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हवा गर्म होती है, गर्म हवा में कैपेसिटी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर कम हुआ, कैपेसिटी कम हो गई। टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा हुआ, जल वाष्प को धारण करने की क्षमता जो थी वो भी ज़्यादा हो गई, तो कैपेसिटी भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है। ये बात एक दो बार इसे एकदम खुद के एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे और एक बार पढ़ोगे तो इस बात को हमेशा के लिए याद कर ले जाओगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का तापमान के साथ कैसा संबंध होता है, जस्ट अपोजिट। लेकिन अगर हम बात करें कि आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता की बात करें, जल वाष्प के ग्रहण करने की क्षमता की बात करें, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी की बात करें, तो तापमान के साथ सीधा रिलेशन है इस बात का। वाटर वेपर का तापमान के साथ सीधा रिलेशन है। जहां तापमान ज़्यादा वहां पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और वहां पे जलवाष्प वाटर वेपर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये दोनों रिलेशन आपको ध्यान रखना है, एक इनवर्स में है, एक दूसरे के समानांतर है, समान है बिल्कुल, है ना। कि टेम्परेचर बढ़ा तो कैपेसिटी बढ़ी, टेम्परेचर घटा तो कैपेसिटी घटी, ठीक है। अब हम जान लेते हैं इसको लैंग्वेज के रूप में। ये तो हमने प्रैक्टिकली आम बोलचाल की भाषा में समझा है। सापेक्षिक आर्द्रता को किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और जल ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता हवा में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा तथा उसके तापमान पर हवा की जलवाष्प धारण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। तापमान यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात कर रहे हैं आर्द्रता की, तो जलवाष्प वाटर वेपर तो है ही इंपॉर्टेंट। इसमें दो प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं। जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी, सापेक्षिक आर्द्रता उतनी ही अधिक होगी। बिल्कुल, वाटर वेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, मान लेते हैं कि ऑलरेडी वाटर वेपर जो है, जलवाष्प की मात्रा जो है वो 500 चल रही है, 500 ग्राम, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी उस तापमान पे है 600 ग्राम। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ऑलरेडी खूब जलवाष्प की मात्रा मौजूद है, थोड़ी सी ही मात्रा और चाहिए। 100% होने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने के लिए केवल 100 ग्राम ही और मिल जाए। तो एक तो ये हो सकता है कि जलवाष्प की जो मात्रा है वो जितनी अधिक होगी। अच्छा, जलवाष्प की मात्रा कब अधिक होती है, जब एक तो हमारे यहाँ ऑलरेडी रेनफॉल चल रहा होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो खूब पानी होता है, तो उस समय लैंड पे से भी खूब इवेपोरेशन हो रहा है, इवे ट्रांसपोरेशन हो रहा है। इसके अलावा तापमान ज़्यादा है, वाटर बॉडी है, वहाँ पे भी अच्छी खासी जलवाष्प बन रही है, खूब वाटर वेपर बन रही है, तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या चल रहा है कि वाटर वेपर खूब बन रही है। तो वाटर वेपर की मात्रा जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी खूब ज़्यादा है, तो खूब ज़्यादा होने का मतलब है सापेक्षिक आर्द्रता भी ज़्यादा है। अगर वायु का तापमान बढ़ जाए और उसकी सामर्थ्य क्षमता भी बढ़ जाए, देखिए तापमान बढ़ रहा है तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है। जो रिलेशन अभी हमने लिखा कि नोटबुक में अलग से लिख लेना, वो लिखा हुआ भी है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जैसे ही एयर का टेम्परेचर बढ़ता है उसमें कैपेसिटी भी बढ़ जाती है एब्जॉर्ब करने की, और सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री पे हमने देखा कि भी 33% है, वो तो हम निकाल ही चुके हैं। तापमान को बढ़ा दिया 40 डिग्री, जैसे ही तापमान बढ़ता है उसकी सामर्थ्य क्षमता भी बढ़ गई। हमने कहा था कि भी प्रेजेंट है 200 ग्राम, वाटर वेपर जल वाष्प कितनी प्रेजेंट है, 200 ग्राम प्रेजेंट है, लेकिन आपने तो 30 डिग्री पे कहा था कि यहाँ पे 600 है, अब तो वो बढ़ गई है। बढ़ करके कितनी हो गई है, बढ़ करके हो गई है 800।
क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ा दिया ना आपने, तापमान बढ़ाया तो जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता थी, जो सामर्थ्य था, वो भी बढ़ गया। यहाँ पे इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीज, जैसे ही आपने ये वाला टेम्परेचर इंक्रीज किया, इट्स कैरिंग कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीज, तो ये धारण करने की, जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ गई। ये हो गई 800 ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो ये इंटू 100 तो करना ही है, क्योंकि परसेंटेज में हमें चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो 4 से इसको काटोगे तो ये 25, और जब 25%, और जबकि पहले हम कह रहे थे 30 डिग्री पे चल रही है 33.33%, 40 डिग्री पे हो गई है वो 25%, और जबकि हमने देखा 20 डिग्री टेम्परेचर पे बात करें तो वो हो गई है 50%। अब ये निकालना आप सीख गए होंगे, आई होप। और यही टारगेट था कि आज रिलेटिव ह्यूमिडिटी खुद से निकालना आप सीख जाओ और प्रैक्टिकली फील करो इस बात को, क्योंकि देखिए ह्यूमिडिटी तो आप महसूस वैसे भी करते हैं, अब इसको अपने नोटबुक और अपने पेन से लेकर के खुद से निकाल करके भी देखना है कि किस तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होती है टेम्परेचर पे। ध्यान से फिर ये रखना है, सिर्फ इतनी सी बात कि ये मान तो आप कोई भी मान सकते हो कि टेम्परेचर में क्या मौजूद है रियल में, उसको छोड़ दो, कोई भी मान लो कि कुछ भी मौजूद हो सकता है। इसको किस तरह से आप मानोगे, इस वाले जो मान को, जो हम 800 ग्राम कह रहे हैं, ये मात्रा कैसे आप मानोगे, क्वांटिटी, तापमान के अनुसार। जैसे 30 डिग्री पे आपने कुछ भी मान लिया, अब 40 डिग्री और 20 डिग्री, जैसे ही आप तापमान कम ज़्यादा कर रहे हैं तो कैपेसिटी को कम ज़्यादा करना है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, जब आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो कैपेसिटी भी कम हो गई है। बस इतनी बात का ध्यान रखना है और खुद से इसको निकाल के देखना है। तो अगर वायु का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी सामर्थ्य क्षमता भी बढ़ जाती है और सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यदि यहाँ पे हम यूँ कहें तापमान घट जाता है तो उसकी सामर्थ्य क्षमता भी घट जाती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता ही वाष्पीकरण की दर तथा मात्रा को निर्धारित करती है। जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो वायु संतृप्त हो जाती है, यानी सैचुरेशन पॉइंट उसका बेसिकली आ जाता है। व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीचेज 100% द एयर बिकम सैचुरेटेड। अब और ज़्यादा इसके अंदर धारण करने की क्षमता नहीं रही, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रही, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण शुरू हो जाता है। यहाँ पे जिस बिंदु पर वायु 100% सैचुरेट हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, कब होगी, जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी, तब उसे कहते हैं औशांक बिंदु। औशांक बिंदु पर ही संघनन के द्वारा जलवाष्प जल अथवा हिम में परिवर्तित होता है। तो ड्यू पॉइंट बेसिकली किसको कहते हैं, वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर और स्नो बाय कंडेंसेशन। क्योंकि संघनन की प्रक्रिया, कंडेंसेशन होना तो मस्ट है, क्योंकि संघनन हम क्योंकि जानेंगे ही प्रेसिपिटेशन की पूरे ही चरणों को, सभी फेजेस को हम देखेंगे कि जल जो है वो भाप बनकर ऊपर उठा, लेटेंट हीट गायब हुई, वहाँ से फिर वो जा करके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु, जो एटम्स थे, वो जा करके किसी डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ हो गए। इसके बाद में किस तरह से वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, संघनन शुरू होता है और फिर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है, तो वो तो हम जानेंगे ही। बाय कंडेंसेशन एट द ड्यू पॉइंट इटसेल्फ। तो ड्यू पॉइंट किसको कहते हैं, जल से जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल से जलवाष्प, यानी पानी था भाप बनकर ऊपर उठा, इसको हमने क्या कहा, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। वाष्पीकरण की दर, तापमान, पवन, मेघ, बादल कैसे हैं, क्योंकि देखिए सूर्य का तप, इंसोलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। इंसोलेशन का प्रभाव टेम्परेचर पे भी पूरा आता है ना, हमने लैटिट्यूड्स के समय पे देखा ही था, टेम्परेचर बेल्ट्स देख लिए हैं। पवन, वायु भी प्रभावित करती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरह से जो एयर गर्म, यानी जो लैटिट्यूड्स 30 से 35 डिग्री से जो हवाएं चल रही थी, वेस्टर्लीज, पछुआ पवनें, तो वो कैसी पवनें होती है, गर्म पवनें होती हैं। उनके अंदर जल को धारण करने की, यानी जलवाष्प को, वाटर वेपर को लेने की, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जो हवाएं ध्रुवों से आ रही हैं, उन हवाओं में, उन पवनों में, उन विंड्स के अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लें। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे पवनों का भी प्रभाव पड़ता है। वायु की शुष्कता, भाई जितनी ज़्यादा ड्राई एयर होगी, भाई आपको जब प्यास लगती है आप दौड़ते हो ना पानी पीने,
एयर को भी प्यास लगती है। जब एयर ड्राई है तो वो दौड़ती है पानी पीने के लिए, यानी कितना सारा पानी अपने अंदर ले ले वो। तो जो ड्राई एयर होती है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है। अच्छा, बादल जो होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। जल की उपलब्धता कितनी है भाई, सूर्य का तापमान तो आपके पास खूब पहुंच रहा है, लेकिन वहाँ पे वाटर बॉडी भी तो होनी चाहिए। अगर वहाँ पे डेजर्ट है, जैसे जो सहारा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, ये डेजर्ट हैं सभी के सभी। और ये कैसे डेजर्ट हैं? ये हॉट डेजर्ट हैं, गर्म मरुस्थल हैं। अब यहाँ पे ना तो वनस्पति है, ना तो फॉरेस्ट है, तो इसके कारण ना तो जो ट्रांसपोरेशन हम पढ़ रहे थे, ना तो वो हो पा रहा है, ना ही यहाँ पे हो रहा है इवेपोरेशन, ना वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? वाटर बॉडी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जल की उपलब्धता, वहाँ पे पानी कितना है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो वाटर बॉडी अपना बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे। तो जल की उपलब्धता, ये सब इनके द्वारा नियंत्रित होती है। कौन? वाष्पीकरण की दर, इवेपोरेशन की रेट। द रेट ऑफ इवेपोरेशन पे पूरा इम्पैक्ट आता है। अफेक्ट करती हैं कौन कौन चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं या कंट्रोल करती हैं? टेम्परेचर, विंड, क्लाउड कवर, ड्राइनेस ऑफ एयर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इन सब का प्रभाव पड़ता है कि वहाँ से पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा वहाँ से। ठीक है, अब हम जानते हैं कंडेंसेशन, संघनन के बारे में। देखिए, ये तो हमने देख लिया कि भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें 100% चाहिए, लेकिन कंडेंसेशन भी तो होना चाहिए, संघनन भी तो होना चाहिए। जलवाष्प के छोटे छोटे जल कणों या हिम कणों में बदलने की प्रक्रिया है। बेसिकली होता क्या है कंडेंसेशन, कि ये जो पानी जो था, पानी भाप बनकर ऊपर उठा, हमने कहा इवेपोरेशन हो गया, जलवाष्प बन गई, वाटर वेपर हो गई। वाटर वेपर को कौन लेकर जा रहा है? ये ऊपर, ये वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंच रही है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा जो है वो इस वाटर वेपर को लेकर के ऊपर उठती है। ऊपर गई, 2-3 किलोमीटर के बाद लेटेंट हीट ने कहा कि भी नीचे तो तापमान ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा था, इसलिए मैं तुमको ऊपर ले आई हूँ। किसको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, इनको ऊपर ले आई हूँ। अब मैं तुम लोगों को और ऊपर नहीं ले जा सकती क्योंकि मुझे यहाँ ठंड लग रही है। क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे सतह से ऊपर उठते हैं तापमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अगर हम सतह से ऊंचाई पे बढ़ें तो टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ये बात हम जानते हैं। तो जैसे जैसे तापमान कम हुआ वैसे ही लेटेंट हीट ने कहा मुझे ठंड लग रही है, मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। गुप्त ऊष्मा ने टाटा बाय बाय कर दिया है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इन अणुओं ने, इन मॉलिक्यूल्स ने ये सोचा कि अब हम क्या करें, तो जाकर के डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ हो गए, क्योंकि ठंड तो इन्हें भी लग रही थी। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि 2 से 3 किलोमीटर हाइट पे जाने पे लेटेंट हीट जो इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मॉलिक्यूल्स को लेकर ऊपर जा रही थी, यानी जल वाष्प को ऊपर लेकर जा रही थी, वाटर वेपर को, वहां से लेटेंट हीट गायब होना स्टार्ट हो गई, सामान्य हो गई लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा बची नहीं। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब ये स्टार्ट हो गया संघनन, कंडेंसेशन। संघनन जो है वो वाष्पीकरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया है, जस्ट अपोजिट होता है वाष्पीकरण के। संघनन में वायु में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों के आसपास की वायु के संतृप्त होने से संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इन सूक्ष्म कणों को आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। देखिए, जब हम कृत्रिम वर्षा को पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल रेन किस तरह से करवाई जाती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन उसमें हमारे लिए यूज होता है ये वर्ड आर्द्रताग्राही नाभिक, जो कि हम जानेंगे ही। सिल्वर आयोडाइड का जो कोल्ड सिल्वर आयोडाइड होता है उसका छिड़काव किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है, कारण क्या है, तो वो इनकी किस तरह से कैपेसिटी को बढ़ा देता है आर्द्रताग्राही नाभिकों की। देखिए, आर्द्रताग्राही नाभिक जो है, हाइड्रोसाइट नहीं, ये हाइग्रोस्कोपिक ही होगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ही कह देना। ये जो कृत्रिम वर्षा में सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है, उसका छिड़काव किया जाता है बादलों पे, तो वो बादलों को क्या प्रदान करते हैं, वर्षा क्यों होती है, आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, उसको हम जानेंगे ही। लेकिन आप ये वर्ड ध्यान रखना, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ये आर्द्रताग्राही नाभिक, ये सिल्वर आयोडाइड जो है वो बादलों को, क्लाउड्स को यही हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई प्रदान करता है, तो उसी से फिर वर्षा होती है। देखिए, रेनफॉल का, रेनफॉल नहीं, हमें प्रेसिपिटेशन कहना चाहिए, वर्षण, क्योंकि वर्षण के ही, प्रेसिपिटेशन के ही प्रकार हैं। फोग हो गया, इसके अलावा रेनफॉल हो गया, या फिर ओलावृष्टि हो रही है, ये सभी क्या हैं, एक सॉलिड फॉर्म, एक लिक्विड फॉर्म और एक गैसियस फॉर्म की भी ओस आती है,
इसके अलावा हम देखते हैं कुहासा जिसे हम कहते हैं, धुंध हम जिसे कहते हैं, तो ये सारी घटनाएं होती हैं। गैसियस फॉर्म है ये प्रेसिपिटेशन की, वर्षण इनमें भी हो रहा है और वर्षण रेनफॉल के समय भी हो रहा है। प्रेसिपिटेशन ओलावृष्टि के समय पे भी हो रहा है, लेकिन इसकी फॉर्म स्टेट अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि भी सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम ऊपरी वायुमंडल में पहुंचते हैं तापमान टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अच्छा, ये जलवाष्प वाटर वेपर पहुंच ही चुकी है, वहाँ पे जाकर के जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100%, तापमान कम हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुई, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, संघनन शुरू हुआ। हमने देखा किस तरह से लेटेंट हीट गायब हो जाती है, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षण शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया प्रोसेस तो बहुत सिंपल सी है समझने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये जो आर्द्रताग्राही नाभिक हैं, नाम से पता चल रहा है ना कि किससे कहते हैं, धूल के कण, धुएं की कालिक तथा समुद्री नमक के कण, ये सब वहां पे मौजूद रहते हैं। अब ये जलवाष्प जाकर के इनके चारों तरफ हो जाती है। संघनन कंडेंसेशन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प का ओस के रूप में तुषार, कोहरा और धुंध में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि अब हम जानेंगे ओस के बारे में, फॉग यानी कुहासा किसको कहते हैं, मिस्ट के बारे में, धुंध किसको कहते हैं। देखिए ड्यू, ओस किसको कहते हैं, ओशांक बिंदु को भी देखेंगे। जिस टेम्परेचर के ऊपर ओस गिरती है, यानी ये जो ड्यू पॉइंट किसको कहते हैं, जिस पॉइंट पे ड्यू होती है, ओस गिरती है, उसी को हम कह देते हैं ड्यू पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जब वायुमंडलीय आर्द्रता, जो वायुमंडल में उपस्थित ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी कहना ज़्यादा बेहतर होगा, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास, पत्तियों आदि पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, उसको ओस कहते हैं। और इसे आपने बहुत बार पेड़ पौधों की पत्तियों पे आपने बहुत बार बूंदों के रूप में देखा होगा, इसे क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। जबकि बारिश नहीं हुई होती है, लेकिन फिर भी आप ये क्या ड्रॉपलेट्स देखते हैं वाटर की, किसके ऊपर, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं इनके ऊपर आप देखते होंगे, पत्तियों के ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। ओस के निर्माण के लिए क्या आवश्यक परिस्थितियां हैं, भाई बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, रेनफॉल नहीं हुई, लेकिन ओस है। क्यों है ये ड्यू, इसके निर्माण के लिए एक तो चाहिए साफ आकाश, एक चाहिए शांत हवा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओस हो, फोग हो, चाहे रेनफॉल हो, कुछ भी हो, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का मतलब है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सापेक्षिक आर्द्रता कैसी होनी चाहिए, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए इनका, यानी नाइट का टेम्परेचर। क्योंकि देखिए ओस आप ऐसे थोड़ी है, ओस आप दोपहर को देखते हो क्या कभी भी, कि दोपहर को सूर्य उदय हो चुका है और सूर्य अपने क्षितिज पे है और आप कह रहे हैं ओस दिख रही है मुझे, तो ऐसा होता है कभी नहीं। क्योंकि जैसे जैसे सनलाइट बढ़ती जाती है, 11-12 बजे तो सर्दियों के समय में जो फोग आया हुआ होता है, जो काफ़ी लेयर में होता है, अगर बहुत सघन बहुत डेंस फोग भी होता है, वो भी धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। जैसे ही सूर्य महाराज अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, जैसे ही सनराइज होता है, तो वैसे ही धीरे 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 जैसे जैसे प्रकाश जो है वो बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, फोग ही गायब हो जाता है। तो दोपहर के समय में तो आपको ओस ड्यू दिखाई दे नहीं सकती है। ये कब दिखाई देती है, ये रात के समय में ये प्रोसेस होती है। आप जब सुबह उठकर जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, तब आपको ये बूंदों के रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ पे ठंडी और लंबी रातें, ओशांक बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर, ये कंडीशंस हैं। ड्यू पॉइंट किसको कहते हैं, जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, उसे कहते हैं ओशांक बिंदु। यानी जिस बिंदु पे बेसिकली ओस आ जाती है, ड्यू गिर जाती है, ड्यू फॉल हो जाता है, उसी को कहते हैं ड्यू पॉइंट। हिमांक बिंदु वह तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं, शुद्ध जल का हिमांक हम कहते हैं 0 डिग्री होता है। हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री। हम जानते हैं हमारी बर्फ जो जमती है, आप सभी के घर में रेफ्रिजरेटर है और आपको पता है कि शुद्ध जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर वो कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसको बहुत तसल्ली से, क्योंकि फ्रॉस्ट को भी समझना है, फोग को भी, मैं चाहती हूँ ओस से, ड्यू से लेकर के और पूरी रेनफॉल तक की प्रोसेस को हम एक ही क्लास में समझ लें। आज की क्लास में रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लेना और आप तक वो बात ठीक तरीके से पहुंच जाए और आप खुद उसको प्रैक्टिकली करके देख पाओ अपनी पेन और नोटबुक के साथ में। तो वही टारगेट था आज की क्लास का, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।
आप डेफिनेटली रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, आपको पता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते कैसे हैं, इसका मतलब आपको पता है कि तापमान का, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप क्वेश्चन बहुत धूमधाम से अच्छा सही कर ले जाएंगे अपना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हम फिर से ड्यू से स्टार्ट करेंगे, ओस कैसे गिरती है इसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओस से लेकर के और हम वर्षा तक को यानी रेनफॉल तक को डिस्कस कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।